शादी को अभी केवल 3 महीने हुए थे। घर में नई बहू आई थी। परिवार को लग रहा था कि जीवन सामान्य और शांत रूप से आगे बढ़ रहा है। किसी को ये अनुमान नहीं था कि इसी घर से जुड़ी एक घटना बहुत जल्द सब कुछ बदल देगी। एक रात के बाद सुबह होते ही गांव में ये खबर फैल गई कि सड़क किनारे एक युवक मृत अवस्था में मिला है। प्रारंभिक जानकारी में कहा गया कि उसकी मृत्यु किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई है। बात सुनने में साधारण थी और अधिकांश लोग इसे एक दुर्घटना मान रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की तो कई तथ्य उस कहानी से मेल नहीं खा रहे थे। युवक के शरीर पर गंभीर चोटें थीं, सिर पर गहरे घाव पाए गए। ये चोटें किसी सामान्य सड़क दुर्घटना जैसी नहीं थीं। यहीं से ये स्पष्ट होने लगा कि मामला केवल हादसा नहीं हो सकता। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब ये सामने आया कि घटनास्थल पर एक महिला भी अचेत अवस्था में पाई गई थी। उसके बयान दर्ज किए गए, लेकिन उनमें स्पष्टता नहीं थी। हर उत्तर अधूरा था और हर अधूरा उत्तर नए संदेह को जन्म दे रहा था। पुलिस ने जांच को विस्तार दिया। मोबाइल फोन की जांच की गई। हाल की दिनों की गतिविधियों और संपर्कों को जोड़ा गया। धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि कुछ बातें जानबूझकर छुपाई जा रही हैं और पूरी सच्चाई सामने नहीं आ रही है। परिवार गहरे शोक में डूबा हुआ था। जिस युवक का स्वभाव शांत था, जो पढ़ा लिखा था और जिससे परिवार को भविष्य की उम्मीदें थीं, उसकी मृत्यु इस प्रकार क्यों हुई? ये प्रश्न सभी को परेशान कर रहा था। सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये सब आखिर क्यों हुआ? क्या ये वास्तव में एक दुर्घटना थी या फिर किसी ने बहुत सोच समझकर ये सब किया था? और यदि ऐसा था तो इसके पीछे की असली वजह क्या थी? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कुछ नाम सामने आए, लेकिन कोई भी बयान पूरी सच्चाई को स्पष्ट नहीं कर रहा था। हर कड़ी अधूरी थी और हर अधूरी कड़ी किसी बड़े सच की ओर इशारा कर रही थी। ऐसा ही एक मामला पहले भी सामने आ चुका है, सोनम रघुवंशी कांड। वहां भी शुरुआत साधारण दिखाई दी थी, लेकिन जब पूरी सच्चाई सामने आई तो उसने सभी को चौंका दिया और भरोसे पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की पूरी कहानी और इसके पीछे छिपी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सादुल शहर से। यहीं पर अंजलि उर्फ अंजू नाम की एक लड़की रहती थी। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी थी। उसके परिवार में साधारण जीवन शैली थी। पिता शायद कोई छोटा मोटा काम करते थे, माँ घर संभालती थीं और घर में बेटी की अच्छी परवरिश पर जोर था। अंजलि की स्कूली शिक्षा पूरी हो चुकी थी, यानी 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई खत्म हो गई थी और अब आगे की पढ़ाई के लिए उसे हायर सेकेंडरी स्तर पर जाना था। राजस्थान में कई ग्रामीण और छोटे शहरों में 11वीं 12वीं को जूनियर कॉलेज या अलग कॉलेज सिस्टम में रखा जाता है, जहां छात्र अलग इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट होते हैं। अंजलि ने अपने घर के पास के एक कॉलेज में 11वीं कक्षा में प्रवेश लिया और कॉमर्स सब्जेक्ट चुनी, क्योंकि उसका लक्ष्य आगे बीकॉम की डिग्री हासिल करके एक अच्छी नौकरी या बिजनेस करना था। कॉलेज का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। नए चेहरे, नए दोस्त, क्लासरूम की हलचल और कैंटीन की गपशप। धीरे धीरे वो इस वातावरण में घुल मिल गई और इसी दौरान उसने नोटिस किया कि उसकी दूर की रिश्तेदारी से एक लड़का संजय, जिसे संजू भी बुलाते थे, वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन आर्ट्स डिपार्टमेंट में था। वो संजय कॉलेज में काफी जाना माना था। उसका स्वभाव उग्र था। वो झगड़ों में पड़ता था, साहसी और प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक था। कॉलेज के छात्र उसे एक तरह का टपोरी या डेयरिंग लड़का मानते थे और उसके दोस्तों का अपना छोटा सा समूह या गैंग था जो कॉलेज की राजनीति या छोटी मोटी घटनाओं में सक्रिय रहता था। अंजलि और संजय की पहली मुलाकात संयोग से हुई। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, बात शुरू हुई और जल्द ही दोस्ती हो गई। समय के साथ अंजलि संजय की ओर आकर्षित होने लगी, शायद उसके कॉन्फिडेंट और प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से। वे दोनों कैंटीन में साथ बैठते, चाय नाश्ता करते और बातें साझा करते। एक बार कॉलेज में किसी लड़के ने अंजलि से असभ्य व्यवहार किया तो संजय ने उसके लिए झगड़ा किया, जो अंजलि को और प्रभावित कर गया। 11वीं और 12वीं कक्षाएं पूरी होते तक उनकी दोस्ती प्रेम में बदल गई। वे प्रेमी प्रेमिका बन गए, प्यार मोहब्बत की बातें करते और पूरे कॉलेज में उनकी जोड़ी फेमस हो गई। ये रिश्ता करीब 7-8 साल चला, जिसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल गुजरते गए और अब ये एक अटूट संबंध बन चुका था। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब अंजलि के परिवार को इस रिश्ते के बारे में पता चला, अफेयर का पता चला। संजय का बैकग्राउंड परिवार को पसंद नहीं आया। वो बीए तक पढ़ा था, लेकिन बेरोजगार था। कभी कभी वेटर का काम करता था।
उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और कोई स्थिर नौकरी या बिजनेस नहीं था। वहीं अंजलि ने बीकॉम पूरा कर लिया था और आगे की पढ़ाई या करियर की योजना बना रही थी। माता-पिता हमेशा बेटी के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य चाहते हैं। अच्छा घर, स्थिर कमाई और सम्मानजनक जीवन शैली। वे संजय को बेटी के लिए उपयुक्त नहीं मानते थे। अंजलि इतने गहरे प्रेम में डूबी थी कि रिश्ता तोड़ना उसके लिए असंभव लगता था। लेकिन परिवार ने जोर जबरदस्ती का दबाव डाला। रिश्ता खत्म करो, हम जहां विवाह तय करेंगे वहीं करना पड़ेगा। इतना दबाव पड़ा कि आखिरकार अंजलि ने हामी भर दी। ठीक है, आप जहां तय करेंगे वहीं विवाह करूंगी। परिवार ने जल्द ही श्री गंगानगर जिले के रावला इलाके में एक लड़का ढूंढ लिया। आशीष कुमार, 27 साल का, एमएससी डिग्री धारक, अच्छे परिवार से, 2 स्कूलों में शिक्षक के रूप में काम करता था और उसकी सैलरी भी ठीक ठाक थी। परिवार वेल सेटल्ड था, आर्थिक रूप से मजबूत। 30 अक्टूबर 2025 को अंजलि और आशीष का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। स्टेज पर दोनों की तस्वीरें, फोटोशूट और खुशी के पल कैद हो गए। लेकिन अंजलि ने संजय को कभी नहीं छोड़ा। विवाह के बाद भी उसने संजय से कहा, शादी तो इससे कर ली, लेकिन मेरा प्यार तो तुम्ही से है और हमेशा रहेगा। विवाह के कुछ दिनों बाद अंजलि ने आशीष से पूछा, क्या मैं शादी के बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हूं? आशीष ने खुशी से सहमति दी, हाँ बिल्कुल, मैं पूरा खर्च उठाऊंगा। अंजलि ने कहा कि वो अपने मायके सादुल शहर के पास के कॉलेज से पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन रावला से वहां की दूरी करीब 225 किलोमीटर थी, जो रोजाना यात्रा के लिए असंभव थी। आशीष ने मना कर दिया, इतनी दूर नहीं जाने दूंगा, यहां आसपास के कॉलेज में दाखिला करा देता हूं। अंजलि नाराज हुई, लेकिन आशीष नहीं माने। विवाह के महज 13 दिन बाद आशीष को एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिल गई, जिससे वो और व्यस्त हो गए। अंजलि घर में अकेली रहती तो संजय से घंटों फोन पर बात करती, अपनी जिंदगी की हर बात शेयर करती। मिलना मुश्किल था, इसलिए वो बहाने बनाकर मायके जाती। 1-2 दिन रुकती, संजय से मिलती और लौट आती। आखिरी बार जब वो मायके गई तो संजय से मिलकर बोली, पति मुझे पढ़ाई के लिए इतनी दूर जाने नहीं देता, अब हमारा मिलना जुलना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। संजय ने कहा, यह हमारी आखिरी योजना है, इसके बाद कोई हमें अलग नहीं कर सकेगा। उन्होंने एक खौफनाक प्लान बनाया। अंजलि किसी बहाने से आशीष को रात में भोजन के बाद टहलने के लिए सुनसान जगह पर ले जाएगी, जहां कोई सीसीटीवी कैमरा या गवाह ना हो। वहां संजय अपने 2 दोस्तों रोहित और सिद्धार्थ के साथ घात लगाकर हमला करेगा और आशीष की हत्या कर देगा। अंजलि सहमत हो गई। ससुराल लौटकर वो सामान्य व्यवहार करती रही। पति की देखभाल, घर का काम, खाना बनाना, किसी को संदेह नहीं हुआ। 30 जनवरी 2026 को भोजन के बाद अंजलि ने कहा, मन व्याकुल है, थोड़ा टहलने चले। आशीष सहमत हो गए और बोले, खेतों वाली सड़क पर चले, जहां ताजी हवा मिलती है। दोनों निकल पड़े। अंजलि ने पहले ही संजय को मैसेज कर दिया था। संजय और उसके साथी झाड़ियों में छिपे थे। जैसे ही वे पहुंचे, अंजलि थोड़ा साइड हट गई। पीछे से रोहित और सिद्धार्थ ने डंडों से आशीष के सिर पर वार किया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन जीवित था। संजय आया और बोला, अभी मरा नहीं है। फिर उसने मफलर से आशीष का गला घोंटकर हत्या कर दी। अंजलि ने अपने आभूषण, झुमके आदि, आशीष का मोबाइल और अपना फोन संजय को सौंप दिया, ताकि इसे लूटपाट कर रूप दिया जा सके। फिर खुद बेहोश होने का नाटक कर लिया। परिवार वाले देर रात तक इंतजार करते रहे। फिर ढूंढते हुए पहुंचे तो दोनों बेहोश पड़े मिले। उन्हें लगा कि कोई हिट एंड रन एक्सीडेंट या लूटपाट हुई है। पुलिस को सूचना दी गई, दोनों को अस्पताल ले जाया गया। अंजलि को होश आ गया, लेकिन डॉक्टरों ने आशीष की मौत की पुष्टि की। अंजलि ने पुलिस को बताया, कुछ चोर आए, लूटपाट की और भाग गए। लेकिन पुलिस को संदेह हुआ। डंडों से प्रहार के निशान, फिर गला घोंटने के निशान। अगर चोर होते तो दोनों को मारते या सिर्फ लूटते, लेकिन अंजलि पर गंभीर चोटें नहीं थीं। जांच शुरू हुई, कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए गए। अंजलि ने अपना फोन चोरी बताया था, लेकिन पुलिस ने रिकवर कर डिटेल्स निकाली तो पता चला कि अंजलि संजय से नियमित संपर्क में थी और उनका अफेयर 6-7 साल पुराना था। परिवार से पूछताछ में पता चला कि संजय रिश्तेदारी से था और अंजलि का पुराना प्रेमी। पुलिस ने संजय को गिरफ्तार किया। सख्त पूछताछ में वो टूट गया और पूरी साजिश बता दी। फिर अंजलि, रोहित और सिद्धार्थ को भी गिरफ्तार किया गया। हत्या का मामला दर्ज हुआ, मुकदमा चला।
कोर्ट ने अंजलि को 2 दिन की रिमांड पर और बाकियों को 5 दिन की रिमांड पर भेजा। अंजलि के परिवार ने कहा, हम संजय से शादी नहीं चाहते थे क्योंकि वो स्थिर नहीं था, बेरोजगार, अनपढ़ सा, जबकि आशीष अच्छे परिवार से था, शिक्षक था और जीवन शैली बेहतर थी। लेकिन उन्होंने बच्चों की इच्छा नहीं सुनी। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जैसे मुस्कान सोनम रघुवंशी के केस में, जहां जबरदस्ती शादी से लड़कियां क्या-क्या कर बैठती हैं। परिवारों को समझना चाहिए कि जबरदस्ती से ऐसी दुखद घटनाएं होती हैं। परिवार की इज्जत, नाम सब डूब जाता है। एक निर्दोष इंसान आशीष की जान चली गई, उसके बुजुर्ग माता पिता अब बुढ़ापे में अकेले हैं और मायके की जिद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस तरह की साजिशें समाज को सोचने पर मजबूर करती हैं कि प्यार और परिवार की जिद के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि जब परिवार अपनी इज्जत, समाज और परंपरा को किसी व्यक्ति की इच्छा, भावनाओं और मानसिक स्थिति से ऊपर रख देता है, तो उसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। जबरदस्ती थोपी गई शादी, भावनाओं को दबाना और आपसी बातचीत की कमी इंसान को गलत फैसलों की ओर ढकेल देती है। माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों की पसंद, सोच और मानसिक हालात को गंभीरता से समझें और समय रहते खुलकर बात करें। साथ ही किसी भी समस्या का हल हिंसा या अपराध नहीं होता। सही समय पर समझदारी और सहमति से लिए गए फैसले ऐसी दुखद घटनाओं को रोक सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।